Okay. So, hi all. My name is again Parth Sharma only, and welcome to the second episode of 5000 Year History. And in this episode, we'll be discussing about the Greek history and the Persian history. So, I'll just present my screen. And I'll make this video very short so that many people have told me that keeping a video short will be helpful. So, in this, we are covering Greeks and Persians, so that will not take much of time. Okay, so also if you'll see in this sheet, then I have color coded. So ग्रीक का जो कलर्स होते थे वो नॉर्मली ब्लूइश होते थे. तो ग्रीक में जो एथेंस जो मेन सिटी होती है एथेंस का कलर वाज ब्लू. तो ग्रीस के अंदर में वील बी डिस्कसिंग टू थिंग्स लाइक फर्स्ट, अगर आपको ग्रीक गॉड्स के बारे में पता हो तो लाइक जो ग्रीक गॉड्स हुआ करते थे ग्रीक गॉड्स आर वेरी मच सिमिलर टू इंडियन गॉड्स. तो जैसे अपने यहाँ पे इंद्र होता है, जैसे भगवान का मतलब देवताओं का राजा, वैसे ही वहां पे जियोस होता है, जहाँ पे जैसे अपने पाताल का कोई होता है, समुद्र देव कुछ होते हैं, तो वैसे ही वहां पे भी उसी टाइप के भगवान हुआ करते थे बट स्लाइटली डिफरेंट. वहां पे जो लोग थे वो बहुत मॉडर्नाइज थे. वहां पे जो उनके बीच में इंटरकोर्सेस थे या जो जिस तरह से शादियां थी वो बहुत डिफरेंट तरीके से होती थी. एंड वहाँ के थोड़े से जो भगवान लोग हैं थोड़े से मॉडर्न हुआ करते थे, अपने यहाँ के कम मॉडर्न थे. सो जो वहाँ के जो गॉड्स की जो स्टोरी चालू होती है, सो व्हाट हैपेंड, जो सबसे पहले आया यूरेनस एंड गाया. सो यूरेनस मीन्स द स्काई एंड गाया मीन्स द अर्थ. तो इन दोनों की ये दोनों फर्स्ट इनिशियल गॉड्स में से आते हैं. द क्यूपिड वाज आल्सो वन ऑफ द इनिशियल गॉड्स हु वाज अ गॉड ऑफ लव. So Uranus and Gaia. So Uranus was sky and Gaia was earth. So means two sides. और उनकी जब शादी होती है तो जो उनके बच्चे होते हैं those were called Titans. तो जो टाइटन्स होते हैं, सो इफ यू हैव सीन द मूवी कॉल्ड एज ऑफ द टाइटन्स या टाइटन्स वर्ल्ड अपन कई जगह सुनते हैं. तो दो दोज पीपल आर कॉल्ड टाइटन्स. तो जो यूरेनस होता है, दो उसको अपने बच्चे कभी भी पसंद नहीं होते हैं. ही ऑलवेज हेटेड द टाइटन्स. तो वो क्या करता है कि अपने बच्चे जो टाइटन्स होते हैं उनको जमीन के अंदर छुपा देता है. आफ्टर सम टाइम जो एक जो टाइटन आता है उसका नाम होता है क्रोनस. सो क्रोनस बिकम पावरफुल एंड देन वो अपने बाप के अगेंस्ट में फाइट करता है एंड देन वो यूरेनस को मार देता है. और यूरेनस को मारने के बाद में जो टाइटन्स होता है उनका रूल चालू हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड द एज ऑफ द टाइटन्स और द एरा ऑफ द टाइटन्स. उस टाइम पे कोई गॉड्स नहीं थे, कोई यूरेनस नहीं था. ओनली दोज वर टाइटन्स एंड मेजर तीन चार मेन टाइटन्स हुआ करते थे. सबसे मेन जो टाइटन्स था वो था क्रोनस. देन जो क्रोनस होता है वो यूरेनस एंड गाया की जो बेटी होती है उसके साथ में शादी कर लेता है. सो लाइक इनमें बहनों के साथ में शादी हो रही है नॉर्मली. सो जो क्रोनस की शादी रेया के साथ में होती है एंड जो क्रोनस एंड रेया से जो बच्चे पैदा होते हैं दोज वर कॉल्ड गॉड्स. तो देन क्रोनस एंड रेया की शादी हो गई, उनके जो बच्चे होते थे, तो एक प्रोफेसी होती है कि जिस तरीके से क्रोनस ने अपने बाप यूरेनस को मार के रूल को एक्वायर किया है, उसी तरह से जो क्रोनस के बच्चे होंगे वो भी क्रोनस को मार देंगे. तो उससे फियर करते हुए वो क्या करता है, अपने बच्चों को खाता जाता है. तो जैसे जैसे कोई बच्चा पैदा होता है वो खा जाता है. अगर आप इसको सिमिलरिटी देखेंगे तो काफी अपने कल्चर में भी सिमिलर स्टोरीज है. लाइक अगर आपको मालूम हो तो भीष्म पितामह वाली जो स्टोरी थी, जिसके अंदर में जो गंगा रिवर जो थी वो हर एक बच्चे को, शांतनु के बच्चे को पानी में बहाती रहती है. तो उसी तरीके से जो क्रोनस भी होता है वो भी अपने बच्चे को खाता जाता है. तो एंड में खाते 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 फिर एंड में जो लास्ट जो बच्चा होता है, तो जो उसकी बीवी होती है रेया, वो भी एकदम परेशान हो जाती है कि यार ये तो सारे बच्चों को खा जाएगा तो कैसे चलेगा. तो जो लास्ट बच्चा होता है वो उससे छुपा के जो गाया होती है, मतलब एक तरह से उसकी जो माँ होती है अर्थ, मदर अर्थ, वो मदर अर्थ के पास में अपने बच्चे को छुपा देती है. अब जो बच्चा होता है उसका नाम होता है जियूस. बाय द टाइम वो गाय के पास में रहता है एंड देन वो बड़ा हो जाता है जियूस. और जियूस जब एकदम बड़ा हो जाता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है. एंड देन वो पावरफुल होने के बाद में अपने ही बाप क्रोनस के साथ में लड़ाई करता है और क्रोनस को मार देता है. यहाँ से एज ऑफ गॉड चालू हो जाता है. क्रोनस के पेट में जितने भी उसके भाई बहन थे वो उनको भी छुड़वा देता है एंड खूब सारे उसमें से भाई उसके निकलते हैं. तो आई जस्ट प्रेजेंट माई स्क्रीन की जो गॉड्स हैं वो कौन कौन से गॉड्स होते हैं.
ठीक है। सो अगर अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि पेट्रिया देन क्रोनस, अब जो मेन जो गॉड होते थे वो था जियूस। तो जियूस था क्लाउड का, वाटर का, थंडर का, किंग ऑफ गॉड्स, मतलब बारिश का गॉड था। सो इट्स लाइक जस्ट सिमिलर टू आवर इंद्रदेव। देन जो पानी का राजा होता था तो वो तो जैसे समुद्र देव थे, अपन ने रामायण में देखा था, वैसे ही वहां पे पानी का राजा होता था पोसाइडन। देन जो अंडरवर्ल्ड होता था उसका राजा होता था, उसका गॉड होता था हेडिस। तो जो तीन थे, ये तीन मेन भाई थे। तो दीज आर द मेन गॉड्स जो क्रोनस के बच्चे हुए थे। सो ये मेन तीन थे। देन उसके बाद में जो जियूस होता है वो राजा का, मतलब वो सारे गॉड्स का गॉड होता है। देन ही लिव्स इन माउंट ओलंपस। तो माउंट ओलंपस एक टर्म आप याद रख सकते हैं कि कई जगह मेंशन आता है ओलंपस का। तो माउंट ओलंपस में वो रहता था। तो जो जियूस होता है वो हेरा, जो क्वीन ऑफ गॉड्स होती है, उसकी बहन भी होती है, कोइंसिडेंटली उसके साथ में शादी कर लेता है। और उससे उसके खूब सारे बच्चे पैदा होते हैं। जो जियूस होता है वो बहुत ही थोड़ा सा लूज कैरेक्टर भी होता है, और वो वेरियस उसके अफेयर्स भी चलते रहते हैं। उन अफेयर से भी जो बच्चे पैदा होते हैं दोज आल्सो कॉल्ड गॉड्स। बट उसकी जो मेन वाइफ होती है वो हेरा ही होती है। एंड ऑल्सो एज द स्टोरी टेल्स, जो जियूस होता है ही हैज इंटरकोर्स विद मेनी ऑफ द ह्यूमंस ऑल्सो। तो उसके साथ में डेमी गॉड्स पैदा होते हैं। सो लाइक जो ग्रीक कल्चर है उसमें जो गॉड होते हैं and जो एक भगवान और एक इंसान का जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं डेमी गॉड्स। तो लाइक इफ यू मस्ट हैव सीन द मूवी कॉल्ड एज ऑफ द टाइटंस। यस, सो एज ऑफ द टाइटंस में पर्सियस के बारे में वो मूवी दिखाई गई है। सिर्फ पर्सियस कैसे होता है, एंड देन पर्सियस जो दैत्य टाइप की जो एक होती है उसको कैसे मारता है। तो पर्सियस की कहानी है। हरक्यूलिस यू मस्ट हैव सीन। सो हरक्यूलिस इज द मस्कुलर मैन जिसकी काफी सारी स्टोरीज फेमस है कि वो कैसे, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर रोमन सीरीज में भी बताया था कि वन ऑफ द किंग जो था कमोडस, जो लास्ट जो गुड किंग था रोम का, वो अपने आप को हरकुलिस समझता था कि लाइक ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ हरकुलिस। और हरकुलिस का जैसे ही शेर का जो मुंह है उसको अपने सर पे पहनता था। तो हरकुलिस की भी यही स्टोरी है कि हरकुलिस वाज द सन ऑफ Zeus and he was the most powerful, and people say that the Persians are descendant of the Perseus and the Greeks are the descendant of Hercules। तो बहुत फन फैक्ट है कि जो ग्रीक लोग हैं, जो ग्रीस की तरफ जो भी लोग हैं, दोज आर डिसेंडेंट्स ऑफ हरक्यूलिस। एंड जो पर्शियंस जो लोग हैं दोज आर डिसेंडेंट ऑफ पर्सियस। एंड ये दोनों डेमी गॉड्स थे। दे बोथ वर सन ऑफ जियूस। एंड उनकी भी स्टोरी बहुत फेमस है। देन जो और जो गॉड्स हैं जो थोड़े से फेमस हैं उनमें एक आती है एफोर्डाइट, जो कि सबसे खूबसूरत बोलते हैं उसे। अपोलो, हु वाज गॉड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट। एथीना, एथीना जो थी, सो एथीना के अगेंस्ट में ही जो एथेंस है उसका नाम पड़ा है। एंड एरीज होता है वॉर एंड करेज का। एंड क्यूपिड आपको पता ही है, क्यूपिड इज अ गॉड ऑफ लव। सो ये एक मेजर ओवरव्यू है ग्रीक गॉड्स के बारे में। अपन ने रोमन गॉड्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया था बिकॉज दोज आर लाइक सिमिलर टू ग्रीक गॉड्स एंड वी हैव कवर्ड ग्रीक। देन उसके बाद में जो ग्रीस से रिलेटेड जो सबसे फर्स्ट जो सबसे मेजर कहानी आती है वो आती है ट्रोजन वॉर की। तो अगर आपको रोमन का याद हो कि जो रोमन कहते थे कि यस वी आर डिसेंडेंट ऑफ द ट्रोजन वॉर हीरो कॉल्ड एनियस। सो एनियस की कहानी अभी यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि कैसे ट्रोजन वॉर की जो स्टोरी है वो अराउंड 1200 बीसी में आती है। बहुत ही डिस्प्यूटेड से इसमें मूवी बनी है ट्रॉय, बहुत फेमस मूवी थी जिसके अंदर में ये अपना ब्रैड पिट भी था जो एक्िलीज का कैरेक्टर उसने प्ले किया था। बहुत फेमस मूवी है। सो इफ यू हैव सीन दैट देन आप इस स्टोरी से काफी रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज ऑल्सो इट इज अ गुड इंफॉर्मेशन टू हैव बिकॉज ट्रोजन जो वर्ड है काफी फेमस हुआ है। जो भी अपना ट्रोजन वायरस होता है दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम हेयर। आई टेल यू व्हाई इट इज टेकन फ्रॉम हेयर। तो जो ट्रोजन वॉर जो है उसकी स्टोरी जो एक वहां पे एक बहुत एक अंधा हिस्टोरियन हुआ था, मे बी वो हुआ था नहीं हुआ था क्योंकि वो काफी टाइम में दिखाते लाइक 1200 बीसी में भी होमर था, देन 800 बीसी में भी और 600 बीसी में भी होमर था। तो होमर जैसे अपने यहाँ पे भी कई सारे ये जो स्टोरी टेलर्स होते हैं कि ये इनका कोई डेफिनेट नहीं होता है कि किस पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है। बट दिस इज द होमर की जो एक पोएम थी जिसको बोलते हैं एलियाड, उसमें से ट्रोजन वॉर की कहानी आती है। ये हिस्ट्री है मिथ है पता नहीं, बट दिस इज व्हाट इट इज। सो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है विच इज रिलेटेड टू ग्रीक्स। तो क्या होता है कि जो जीउस होता है उसको एक बार लगता है कि यार दुनिया में ना बहुत सारे लोग हो गए, देन आई नीड टू डीपॉपुलेट इट। तो डीपॉपुलेट करने के लिए वो एक प्लान बनाता है। तो प्लान क्या होता है कि एक औरत होती है उसका नाम होता है थेटिस। तो थेटिस की जो शादी हो रही होती है उसमें जो थेटिस होती है इवेंचुअली जाके एक्िलीज की मदर बनती है। तो थेटिस की शादी में क्या सारे गॉड्स को बुला लेते हैं, लेकिन जो एक गॉड होती है उसका नाम होता है एरिस,
जो गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड होती है, अब आप ग्रीक में देखेंगे कि मैंने सिर्फ आपको मेन मेन गॉड्स के बारे में बताया, बट लाइक एरीज है, शी वाज अ गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड। सो ग्रीक कल्चर में खूब सारे गॉड्स आ रहे हैं, वेरियस गॉड्स। तो अब जैसे डिस्कॉर्ड की भी मतलब मन मुटाव की भी एक देवी है, तो लाइक इंटरेस्टिंग। तो अगर 36 करोड़ देवी देवता इंडिया में बोलते हैं तो हो सकता है ग्रीस में भी ऑलमोस्ट उतने हो जाएंगे, क्योंकि मन मुटाव की भी वहां पे देवी होती है। तो क्या होता है कि जो एरिस होती है वो मदर, वो गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड होती है, उसकी शादी में बुलाते नहीं है कि बोले यहाँ पे भी आके लड़ाई करवाएगी। तो जो उसको गेट पे रोक दिया जाता है, तो गुस्से में वो क्या करती है, गोल्डन एप्पल थ्रो करती है और बोलती है कि जो भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होगी उसके पास में ये गोल्डन एप्पल चले जाए। तो अब सबसे खूबसूरत कौन है, इसके लिए जियूस क्या करता है कि वो जो एप्पल होता है वो पेरिस को दे देता है। अब पेरिस कौन होता है, लाइक ये लोग तो गॉड्स हो गए, अब पेरिस ट्रॉय एक ग्रीक के अंदर में एक किंगडम होता है, उसका नाम होता है ट्रॉय। ट्रॉय का जो राजकुमार होता है उसका नाम होता है पेरिस। सो यहाँ पे ह्यूमंस है, यहाँ पे गॉड्स है, इनके बीच में बहुत इंटर कम्युनिकेशन चल रहा है। तो जो जियूस होता है, वो जो मेजर जो गॉडेसेस होती है लाइक एफोडाइट, अपोलो या हेरा जो उसकी खुद की वाइफ होती है, उन लोगों को बोलता है कि यार ये गोल्डन एप्पल ना मैंने पेरिस को दे दिया, आप जाके उससे ले लो, जो भी सबसे सुंदर होगा पेरिस उसको एप्पल दे देगा। तो सब लोग जाती है तीनों उसके पास में, वो सब लोग पेरिस को ब्राइब करने की कोशिश करती है, जैसे अपोलो बोलती है दैट आई कैन मेक यू ग्रेटेस्ट किंग ऑफ एवर ऑल द टाइम। हेरा जो होती है, जो कि जियोस की वाइफ होती है, वो उसको कुछ अलग अलग ब्राइब करने की कोशिश करती है। लेकिन जो एफोडाइट होती है वो उसको ब्राइब करती है कि दैट आई विल गिव यू द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड, कि जो सबसे सुंदर औरत होगी मैं उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तो ये देख के जो पेरिस होता है, सो पेरिस बोलता है ठीक है, सो आई विल टेक द ब्राइब ऑफ एफोडाइट, एंड वो उसको गोल्डन एप्पल दे देता है। तो इससे जो अदर जो गॉडेसेस होती है लाइक अपोलो एंड नो सॉरी एथीना, सॉरी अपोलो नहीं, एथीना, एथीना एंड हेरा। तो एथीना और जो हेरा होती है वो लोग उससे गुस्सा हो जाती है पेरिस से। तो नाउ जो सबसे सुंदर जो औरत होती है वो होती है हेलेन। तो हेलेन कौन होती है, तो हेलेन वॉज द वाइफ ऑफ अ किंगडम कॉल्ड ऑफ स्पार्टा, सॉरी स्पार्टा। तो उस टाइम पे 1200 बीसी के अंदर में क्या होता था ना कि जो सबसे मेन किंगडम होता था उसको बोलते थे माइसिनी। तो माइसिनी सबसे मेन ग्रीक किंगडम था, उसका राजा जो था वो सबसे पावरफुल था। एंड देन उसका जो राजा था उसका जो भाई था, ही वाज रूलिंग इन स्पार्टा। तो जो स्पार्टा की क्वीन, सो स्पार्टा की जो क्वीन होती है, मतलब जो उसका भाई होता है उसका नाम होता है एगमेनॉन। नो सॉरी, जो उसका भाई होता है उसकी वाइफ होती है। तो एंड द माइसिनी होता है, सो माइसिनी का राजा होता है एगमेनॉन, जो सबसे पावरफुल होता है ग्रीक एम्पायर में। एंड देन एफोडाइट उसकी, एंड देन हेलेन उसके भाई की वाइफ होती है। तो पेरिस एंड उसका भाई हेक्टर, सो हेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सबसे पावरफुल होता है जो ट्रॉय के अंदर में। तो एक तरफ में ट्रॉय है, एक तरफ में ग्रीक किंगडम्स है। तो ट्रॉय से पेरिस एंड हेक्टर एक पीस ट्रीटी के बहाने जाते हैं स्पार्टा में और बोलते हैं कि यार अब हमने बहुत लड़ाई कर ली, अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। और हेक्टर एकदम इंटेंशनली उसी के साथ जाता है। बट जो पेरिस होता है वो जो हेलेन होती है उसको चुराने के लिए जाता है। तो लाइक यहाँ पे भी अगर आप रिलेशन देखेंगे अपने कल्चर और उनके कल्चर में, कि एक तरह से जैसे रावण सीता को उठाने के लिए लेके जाता है, उसी तरह से यहाँ से पेरिस हेलेन को उठाने के लिए जाता है। सो जैसे ही वो हेलेन और पेरिस एक दूसरे को देखते हैं, तो जो एफोडाइट होती है वो क्यूपिड को बोलती है कि आप अपना एरो हेलेन पे चला दो, ताकि वो जैसे ही पेरिस को देखे वो उसके प्यार में पागल हो जाए। तो एक क्यूपिड के एरो की मदद से जो हेलन होती है वो पेरिस से प्यार करने लग जाती है। एंड देन जब उनकी पीस, जो उनकी ट्रीटी होती है, वो ट्रीटी करने के बाद में वो लोग वापस जा रहे होते हैं, तब वो पेरिस हेलन को भी उठा के ले जाता है। अब जैसे ही वो ले जाता है, तो जो ग्रीस के जितने भी किंगडम्स होते थे, तो ग्रीस वाज नेवर अ एम्पायर, उसे स्मॉल स्मॉल किंगडम्स होते थे। सो ग्रीस के किंगडम के जो भी उसका जो स्पार्टा स्पार्टा वाला जो राजा होता है वो जाता है अपने भाई के पास में, माइसिनी के पास में, और बोलता है कि यार हमको ट्रॉय पे फतेह करनी है, सारे अपने जहाज की बेड़ियां निकालो, एंड देन विल गो एंड इन्वेड दैट। तो इस जो ये अगर लाइंस अगर आपको याद हो, अगर आपने तमाशा मूवी ठीक से देखी हो या आपको कुछ भी याद हो, तो जो पीयूष मिश्रा का होता है उसका एक एक जब वो इनिशियल कुछ मिनट्स ऑफ द मूवी के अंदर में, जब वो रणवीर कपूर जो छोटा वाला होता है उसको स्टोरी सुना रहा होता है, तो वो यही वाला बोलता है कि वो राम रावण की कहानी के बजाय हेलेन एंड पेरिस की कहानी सुनाने लग जाता है। और फिर वो बोलता है कि अरे प्रॉब्लम क्या है, हमेशा वही तो होता आया है, चाहे ग्रीस हो, चाहे राम हो, चाहे रावण हो, चाहे कुछ भी हो, कहानी सेम है, बस कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। तो उससे रिलेट करते हुए, तो अब क्या होता है फाइनली आगे, ये सारे जो ग्रीस किंगडम्स होते हैं वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं।
अब जो ग्रीस किंगडम में एक सबसे बड़ा पावरफुल एक फाइटर होता था, उसका नाम था एक्िलीज। तो जो एक्िलीज था, उसके लिए कहा जाता था कि एक्िलीज वाज लाइक मोस्ट पावरफुल फाइटर, एंड वो जो एगमेनॉन होता था किंग ऑफ माइसिनी, उसी का अंडर लड़ता था, लेकिन कभी उसकी बात नहीं मानता था। तो अगर आपने ट्रॉय मूवी देखी हो तो उसके अंदर में एक्िलीज का कैरेक्टर प्ले किया ब्रैड पिट ने। तो जो एगमेनॉन होता था वो माइसिनी का राजा, वो हमेशा सारी वॉर जीत जाता था ड्यू टू ओनली एक्िलीज, एंड वो एक्िलीज की मदद से ही ट्रॉय पे भी विक्ट्री करना चाहता था। तो अब ये सारे जो ग्रीक किंगडम के लोग होते हैं सारे पहुंच जाते हैं ट्रॉय, लड़ने की कोशिश करते हैं। वो जो ट्रॉय की जो दीवारें होती हैं उनके किंगडम की, वो बहुत बड़ी होती है, उसको लोग भेद ही नहीं पाते हैं। तो करीब 9 साल तक तो वो बाहर वेट करते रहते हैं ताकि उनका जो अंदर का खाना पीना है वो खत्म हो जाए, देन फाइनली दे हैव टू कम आउटसाइड एंड फाइट। देन जो 10वें साल में लड़ाई चालू होती है। एंड अब जो इसकी जो लड़ाई है बहुत नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ट्रॉय मूवी के अंदर तो बहुत नॉर्मल लड़ाई दिखाई है, लेकिन जो होमर के पोयम है इलियाड, जो इसका मेन सोर्स है, वहां पे बताया गया है कि दोनों तरफ से इंसान भी लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान भी लड़ रहे हैं, गॉड्स भी लड़ रहे हैं, गॉडेसेस भी लड़ रही हैं। सो लाइक जो ये ये होते हैं ट्रॉय के पीपल, उनके साथ में होती है एफोडाइट, एरीज एंड अपोलो, उनको सपोर्ट करते हैं। और हेरा, एथीना एंड पोसाइडन, ये लोग सपोर्ट करते हैं ग्रीक्स को। तो कई बार होता है कि जैसे पेरिस को जस्ट मारने वाला है एगमेनॉन, और एफोडाइट उसको उठा के ले जाती है, या हेक्टर की कहीं पे एफोडाइट मदद कर देती है, या फॉर इंस्टेंस जब ग्रीक्स लोग हारे होते हैं तो पोसाइडन आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। तो इस तरह से बहुत, जो इलियाड है उसके अंदर काफी जगह ये सब मेंशन किया गया है। तो देन अब लड़ाई चालू हो जाती है, लड़ाई हो रही है, दोनों दोनों जगह दोनों साइड्स ऑलमोस्ट बैलेंस्ड आउट है। एंड देन एक्िलीज जो होता है, जो उनका मेन फाइटर होता है, उसकी कुछ लड़ाई हो जाती है एगमेनॉन के साथ। अब दोनों की लड़ाई के बाद में एक्िलीज बोलता है कि यार नो, आई विल नॉट फाइट दिस वॉर। तो वो बैठ जाता है। अब जैसे एक्िलीज वॉर छोड़ देता है, वैसे ही जो ग्रीक्स है उनका पलड़ा एकदम हल्का हो जाता है, एंड देन जो ट्रॉय वाले जो लोग होते हैं वो उन पर डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो ये सब देख के जो एक्िलीज का भाई होता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं यार, आई विल गो एंड फाइट। जब वो फाइट करने के लिए जाता है तो हेक्टर देखता है कि जो एक्िलीज का भाई होता है उसने एक्िलीज टाइप के कपड़े पहने होते हैं। तो जो हेक्टर है उसके भाई को मार देता है, नॉट रियलाइजिंग दैट इट वाज एक्िलीज ब्रदर, बिकॉज वो लड़ता ही नहीं उसके साथ में। बट फिर जब उसको रियलाइज होता है कि ये तो एक्िलीज नहीं, एक्िलीज का भाई है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। देन फाइनली जब ये खबर एक्िलीज तक पहुंचती है तो एक्िलीज को बहुत गुस्सा आता है, और वो नेक्स्ट डे पहुंच जाता है लड़ाई करने के लिए, और वो हेक्टर को बोलता है कि 1-on-1 करेंगे आप और मैं। एंड देन उनके 1-on-1 में लाइक एक्िलीज होता है ग्रेटेस्ट फाइटर, तो वो हेक्टर को मार देता है। एंड देन वो हेक्टर की बॉडी को अपने रथ से लगा के चारों तरफ उसको घुमाने लग जाता है, उसकी बॉडी को एकदम म्यूटिलेट कर देता है। एंड देन उसके बाद में बस फाइट आगे बढ़ती है, बट वो जो ट्रॉय की जो दीवार होती है वो लोग कभी उसको भेद ही नहीं पाते हैं। तो देन फिर फाइनली क्या होता है कि जो ग्रीक के लोग होते हैं वो लोग सोचते हैं कि अब यार, अब आगे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, सो वी हैव टू विन दिस वॉर टेक्टिकली। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने सारे जहाज बेड़े सब लोग छोड़ के चले, मतलब वापस ग्रीक के लिए चले जाते हैं, और वो एक लकड़ी का बहुत बड़ा हॉर्स वहां पे छोड़ जाते हैं। और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि नहीं, दिस इज लाइक अ ट्रिब्यूट टू यू दैट वी कैन नॉट सक्सीड ओवर यू, सो ये एक जो हॉर्स है ये आप लोगों के लिए है। अब जो ट्रॉय के लोग होते हैं वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वो उस हॉर्स को अपने अंदर ले आते हैं, द सेम वे दैट वी अलाउ ट्रोजन वायरस इनटू आवर सिस्टम, वैसे वो ट्रोजन हॉर्स को अपने शहर के अंदर में घुसने देते हैं। And जैसे घुसते हैं तो रात को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और उस घोड़े के अंदर में से सारे फाइटर्स निकलते हैं, और वो फाइटर्स निकल के गेट खोल देते हैं, अंदर जो ग्रीक आर्मी होती है वापस से आ जाती है। एंड देन दे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ट्रॉय, और वहां पे ट्रॉय के सारे लोगों को मार देते हैं। लेकिन जो हेक्टर होता है उसका जो भाई होता है एनियस, वो बच जाता है, और वो भाग के देन उसके ग्रेट 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 ग्रैंड सन्स रोम स्टैब्लिश करते हैं। तो दिस इज हाउ ग्रीक एंड रोम आर कनेक्टेड, सेम वे दैट आई हैव टोल्ड यू द पर्सियस एंड हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस से ग्रीक पीपल आते हैं, देन पर्सियस से रोम पर्शियंस आते हैं। सो दिस इज हाउ दे आर कनेक्टेड। तो ये मेन 2 स्टोरीज थी। देन इसके बाद में जो ग्रीस था वो कभी भी एक ऑल टुगेदर में बहुत बड़ा किंगडम नहीं था, कोई भी एक राजा नहीं था ग्रीस का। वो स्मॉल स्मॉल किंगडम से, लाइक स्पार्टा बहुत इंपॉर्टेंट था, एथेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, देन माइसिनी वाज इंपॉर्टेंट लेटर अर्लियर डेज। तो इस टाइप से होता है। देन अपन आगे चलते हैं, तो आगे जो स्टोरीज आती है, ठीक है, तो जो आगे स्टोरीज आती हैं, तो दोज आर स्टोरीज ऑफ मूवी जो भी आपने देखी होगी 300। सो 300 की स्टोरीज बहुत फेमस है। तो 300 की स्टोरीज में क्या होता है कि एक तरफ में पर्शियन एम्पायर है, जो आज का इराक, सीरिया, अफगानिस्तान ये वाला एरिया है, एंड देन ग्रीस का एरिया, यू ऑल नो। तो जो पर्शियन एम्पायर होता है जिसका नाम अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, तो पर्शियन एम्पायर का जो किंग होता है डारियस 1।
वो बोलता है कि नहीं यार, आई हैव टू इन्वेड ग्रीस ऑल्सो। तो वो जाता है, और जो फर्स्ट जो मेजर लड़ाई होती है वो लड़ाई होती है द फाइट ऑफ मैराथन। अब जो मैराथन है दैट वाज अ सिटी। आज मैराथन किसी को भी आप बोलेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज अगर आप किसी को भी मैराथन बोलेंगे तो मैराथन रेस के बारे में आपको पता होता है, बट वो रेस का नाम मैराथन क्यों पड़ा, ये स्टोरी यहाँ से आती है। तो क्या होता है कि मैराथन के अंदर में जो भी एथेंस के लोग होते हैं, वो लोग मैराथन एक मतलब कोस्टल एरिया होता है, वहां पे जाके लड़ने के लिए आ जाते हैं। एंड वो सोचते हैं कि जो भी फाइट होगी दैट विल टेक इट आउट ऑफ एथेंस, तो वो मैराथन में जाके फाइट करने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से पर्शियन की फोर्सेस आ रही हैं, यहाँ पे एथेंस के लोग मैराथन पे खड़े हैं, दे हैव द टेक्टिकल एडवांटेज। तो जो पर्शियन आर्मी होती है वो बोलती है ना, हम तो वैसे इतने आउटनंबर्ड हैं, मतलब हम लोग तो ऐसे इतने ज्यादा हैं, तो लेट सेंड आवर हाफ आर्मी टू एथेंस टू कॉन्कर, एंड हाफ आर्मी यहाँ पे हरा देगी। वो जो हाफ आर्मी थी दैट वाज स्टिल गिविंग देम 1:3 रेशियो एडवांटेज। इतने ज्यादा लोग थे उनके पास में, पर्शियंस के पास में। तो क्या होता है कि जो ग्रीस के जो लोग होते हैं वो इस तरह से आधी आर्मी उनकी वहां पे चली गई। अब जो यहाँ पे जो एथेंस के लोग होते हैं वो देखते हैं कि यार अगर हमने यहाँ पे वेट किया तो वो हमारे एथेंस को खत्म कर देंगे, सो नाउ वी हैव टू गो ऑन टू ऑफेंसिव, देन वी हैव टू फाइट। तो जो उनका जो मेन जो फाइटर होता है, जो मेन उनका लीड करता है वॉर को, उसका नाम होता है थेमिस्टिक्लीस। अगर आपने 302 देखी होगी तो आपको मालूम होगा थेमिस्टिक्लीस कौन था। तो वो बैटल ऑफ मैराथन में वो लोग फाइट करते हैं, 1:3 के रेशियो में वो पर्शियन फोर्स को हरा देते हैं। अब वो पर्शियन फोर्स को हराने के बाद में नाउ दे आर वरीड कि जो हाफ ऑफ द पर्शियन फोर्सेस हैं वो अब एथेंस पे हमला करने वाली हैं। एंड उन्होंने एथेंस की अपनी जो भी औरतें होती हैं, जो भी उनके सिस्टर्स एंड मदर्स होती हैं, उनको बोल देते हैं भैया अगर हम लोग वापस नहीं आए तो यू ऑल, आप सभी जौहर टाइप का, या आप सभी अपनी जान ले लेना, सुसाइड कर लेना, सेम वे जैसे यहाँ पे अपने मेवाड़ में जौहर हुआ करता था। तो उसकी भी स्टोरीज अपन बाद में सुनेंगे। तो अब उनको डर लगता है कि यार ये जो हम लोग यहाँ पे जीत गए हैं इसकी खबर तो वहां तक पहुंची नहीं है, और वो जो हाफ ऑफ द पर्शियन या जितने भी परसेंटेज ऑफ द पर्शियन से वहां पे जाके मतलब उनको जैसे देखेंगी हमारी वहां की औरतें, तो सब लोग वैसे सुसाइड कमिट कर लेंगे। सो वो यहाँ से एक अपने बंदे को, एक मैसेंजर को भेजते हैं कि भाई तू मैराथन से लेके एथेंस तक भागते हुए जा, एंड देन वहां पे खबर दे कि द एथेंस पीपल हैव वॉन दिस। तो वो जो भी बंदा होता है वो भागते भागते जाता है, तो उस दोनों जगह का जो डिस्टेंस होता है वो अराउंड 42 किलोमीटर होता है। तो भागते भागते जाता है, नॉन स्टॉप 42 किलोमीटर वो भागता है, और जैसे ही वहां पे पहुंचता है वैसे ही वहां पे चिल्लाता है विक्ट्री, और विक्ट्री चिल्लाते ही वो मर जाता है। तो जो वो जो मैसेंजर होता है उसकी याद में जब मैराथन जो रेस है उसका जहां भी होता है, इसलिए इसका जो टर्म होता है उस रेस का उसको मैराथन बोलता है, बिकॉज 42 किलोमीटर इज डिस्टेंस फ्रॉम मैराथन टू एथेंस, एंड वो बंदा नॉन स्टॉप भागते हुए जाता है। तो अब जैसे वो वहां पे पहुंचता है विक्ट्री, देन ये लोग भी वापस से वहां पे भाग के चले जाते हैं, देन वहां पे भी जो आर्मी होती है वो उसके साथ भी लड़ाई करते हैं, एंड देन वहां भी वो उनसे जीत जाता है। और जो फाइनली जो आर्मी वहां पे पहुंचती है वो भी एकदम डरी हुई रहती है, बिकॉज दे है, क्योंकि उनको पता पड़ता है कि वो हमारी इतनी मेजर आर्मी को ये लोग हरा के आए हैं, तो वो लोग रिट्रीट कर जाते हैं। अब जो डारियस वन है वो हार चुका है, वो रिट्रीट कर गया है, वॉर में वो वुंडेड भी हो गया है, देन वो मर जाता है। अब जो डारियस होता है उसका बेटा होता है, उसका नाम होता है जर्क्सीस। तो अगर आपने 300 मूवी देखी होगी तो यू नो जर्क्सीस कौन था। नाउ जर्क्सीस टेक अ ओथ कि यार नहीं, नाउ आई विल डिस्ट्रॉय होल ग्रीस। तो जर्क्सीस क्या करता है, वो ग्रीस दो रूट से जाता है, एक रूट तो वाटर रूट से जाता है, एक वो ग्राउंड रूट से जाता है। तो जो ग्राउंड रूट से जाता है वहां पर उसकी लड़ाई होती है स्पार्टन वॉरियर्स, जो 300 जो फर्स्ट मूवी थी उसमें, तो उस वॉर को बोलते हैं बैटल ऑफ थर्मोप्लीज। तो यहाँ पे मैंने कई सारे टैग्स भी कर रखे हैं। तो वो थर्मोप्लीज की लड़ाई होती है, थर्मोप्लीज की लड़ाई आप सभी को मालूम ही है, उसमें फाइट होता है 300 यहाँ पे वॉरियर्स स्पार्टन्स होते हैं, जिनके साथ में काफी हजार एथेंस और बाकी के भी वॉरियर्स होते हैं जो उनके साथ में फाइट करते हैं, बट वो लोग हार जाते हैं। देन हारने के बाद में वो लोग यहाँ से पैदल रूट से आगे आते हैं, एंड देन जो सेकंड जो मेन बैटल होती है वो होती है बैटल ऑफ सलामिस। तो बैटल ऑफ सलामिस में क्या होता है कि वही जो ग्रीक के जो पर्शियन वॉरियर्स आते हैं वो बैटल ऑफ सलामिस में लड़ाई करते हैं, थेमिस्टिक्लीस वापस उनको लीड करता है और वो उनको हरा देता है। अब क्या होता है कि इससे पहले कि एक रूट से तो वो नॉर्मल रूट से आ रहे हैं, ग्राउंड रूट से आ रहे हैं, और यहाँ से वो लोग पानी से आ रहे हैं। तब जो एथेंस वाले लोग होते हैं, एथेंस वाले लोग सोचते हैं कि यार अब ग्रीस सिटी को तो हम लोग प्रोटेक्ट कर नहीं पाएंगे, तो लेट्स जस्ट रन अवे। तो वो लोग क्या होते हैं, वो ग्रीस छोड़ के सारे लोग भाग जाते हैं, वो सलामिस में भाग जाते हैं। एंड देन सलामिस के अंदर में जो जो जर्क्सीज होती है उसकी जो वाटर की जो ट्रूप होती है वो एथेंस पहुंचती है, वो एथेंस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। 302 मूवी में दिखाया है कि लाइक वो एथेंस के जो भी अपने मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके गॉड गॉडेसेस के, लाइक अपोलो, या अगर आप वो मूवी देखेंगे तो काफी सारे स्टैच्यूज होते हैं जिसको गिरा रहा होता है।
तो जो स्टैच्यूज होते हैं वो इन्हीं के ही होते हैं, एथीना के, अपोलो के, इनके स्टैच्यूज वो लोग खत्म कर देते हैं, एथेंस को पूरा तबाह कर देते हैं, उससे आगे निकलते हैं तो बैटल ऑफ सलामिस होती है। बैटल ऑफ सलामिस के अंदर में जो थेमिस्टोक्लीज होता है वो फाइनली पर्शियंस को हरा देता है। एंड देन वो वाली वॉर भी पर्शियंस लोग हार जाते हैं। देन उसके बाद में बट उनका जो ग्रीस होता है, ग्रीस पे तो अभी भी उनका ही कब्जा होता है, सो अब ग्रीस से उनको निकलवाना होता है। सो जर्क्सिस क्या करता है कि वहां पे ग्रीस को अपने जनरल के हाथों छोड़ के खुद वापस चले जाता है। देन जो एथेंस होते हैं, स्पार्टन्स होते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं, उन दोनों मिल के बैटल ऑफ वॉर ऑफ प्लेट्यू करते हैं एंड वहां पे पर्शियन आर्मी को पूरा खत्म कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पर्शियन के कॉन्केस्ट की जो तीन चार स्टोरीज है, बैटल ऑफ मैराथन, बैटल ऑफ थर्मोप्लीज या बैटल ऑफ सलामिस, तीन जो मेन जो बैटल्स रहती है, ये 300 में अपने देखी है। सो दीज आर द वन सेट ऑफ ग्रीक स्टोरी विच कम्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो ग्रीक स्टोरी आती है वो आती है अलेक्जेंडर। तो ये वाली जो स्टोरीज थी ये अराउंड हुई थी 500 बीसी में, लाइक 449 बीसी में ये 300 मूवी की हुई थी। इसके अराउंड 150 साल बाद में एक बंदा आता है, उसका नाम होता है अलेक्जेंडर। तो मैसिडोनिया इज अ प्लेस इन ग्रीस। तो मैसिडोनिया का जो राजा होता है अलेक्जेंडर, जो वहां का एक जनरल का बेटा होता है, सून ही राइजेस इनटू पावर। एंड देन अलेक्जेंडर द ग्रेट की तो आपने स्टोरी सुनी होगी। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे ग्रीस में अपना रूल, अपना एम्पायर खड़ा करता है एंड देन ही फाइट्स विद द पर्शियन एम्पायर। वो पर्शियन एम्पायर को पूरा इन्वेड कर लेता है। तो लाइक द स्टोरी सेज कि यार जो अलेक्जेंडर है वो पूरा दुनिया को उसने कब्जा करना चाहता है, पूरा दुनिया को इन्वेड करना चाहता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ एक पर्शियन एम्पायर को खत्म किया था। वो जो पर्शियन एम्पायर भी था वो बहुत रस्टिक हो चुका था। लाइक पिछले 150 साल में जो लास्ट उन्होंने मेन लड़ाई की थी वो सिर्फ की थी ग्रीस के साथ में, जिनके साथ भी वो हार गए थे। उसके बाद में पर्शियंस ने कोई लड़ाई नहीं की थी। तो सिर्फ जो अलेक्जेंडर था उसने, क्योंकि पर्शियन एम्पायर अपने आप में इतना बड़ा था, पर्शियन एम्पायर वो सो ग्रेट कि उसने सिर्फ पर्शियंस को हराया था एंड देन वो इंडिया को भी प्रॉपरली नहीं हरा पाया था, जस्ट वो एक राजा को, पोरस को ही हराया था उसने। तो जो अलेक्जेंडर होता है उसका जो कॉन्क्वेस्ट होता है वो सिर्फ 10 साल का ही होता है। तो लाइक 334 से 324 बीसी में अलेक्जेंडर का टाइम होता है। देन उसके बाद में ग्रीस से रिलेटेड मेजर कोई स्टोरीज नहीं है। फिर 149 बीसी के अंदर में जो रोमन्स होते हैं वो ग्रीस को कॉन्कर कर लेते हैं। तो यहाँ तक ग्रीस की स्टोरी थी एंड देन आगे ग्रीस की ऐसी कोई मेजर स्टोरी नहीं है। देन अपन पर्शियन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। तो पर्शियन एम्पायर के बारे में ऊपर मैंने आपको काफी कुछ बता ही दिया है। जो पर्शियन एम्पायर होता है उसका जन्म होता है अराउंड 550 बीसी में। तो अब जो एक छोटी सी स्टोरी है दैट इज अबाउट द पर्शियन एम्पायर। यस, तो यहाँ पे है जो पर्शियन एम्पायर होता है अराउंड 550 बीसी के अंदर में, जो पर्शिया का जो एरिया होता है दैट इज लाइक सीरिया एंड इराक का जो एरिया है, वहां पे बिग मीडियन एम्पायर एग्जिस्टेड एंड पर्शिया वाज वेरी स्मॉल। तो एक किंग साइरस करके एक बंदा आता है, सो उसको साइरस द ग्रेट बोलता है बिकॉज ही वाज एक्चुअली ग्रेट मैन। तो किंग साइरस जो होता है वो मीडियन एम्पायर को इन्वेड कर लेता है, वो बेबीलोन एम्पायर को भी इन्वेड कर लेता है एंड देन वो एक पर्शियन एम्पायर खड़ा कर देता है। अब जो बेबीलोनियंस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सो लाइक अपन ज्यूस की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो बेबीलोन्स के जो लोग, बेबीलोन का जो एम्पायर होता है वो ज्यूस पे अटैक करके ज्यूस को बंदी बना के वो सबको प्रिजन में रख देता है इन द बेबीलोन। तो जब ये साइरस आता है, तो साइरस जो ज्यूस लोग होते हैं वो उनको वापस से छोड़ के बेबीलोन से वापस से उनको वापस से उनका जो प्रॉमिस लैंड होता है दैट इज इसराइल, वो वहां पे उनको छोड़ देता है। देन इसके बाद में बहुत को मेजर पर्शियन की स्टोरीज नहीं है, बस उनकी जो फाइट होती है ग्रीक के साथ में वही मेजर स्टोरीज थी जो अपने पहले कवर कर ही ली। तो सबसे जो मेन राजा होता है वो होता है साइरस, तो साइरस द ग्रेट भी बोलते हैं। देन जो उसका बेटा होता है, बेटे का बेटा डायरस वन होता है एंड देन उसके बाद में जर्क्सीज आता है। तो देन जो उनकी फाइट होती है, देन अलेक्जेंडर के साथ में उनकी फाइट होती है, उसमें लाइक ए टोल की उनके एम्पायर बहुत अस्तिक हो जाता है। तो लाइक जो उनका एम्पायर है बहुत रस्टिक हो जाता है एंड देन वो अलेक्जेंडर से हार जाते हैं एंड यहीं पे जो पर्शियन एम्पायर होता है उसका एंड हो जाता है। बट पर्शियन एम्पायर के लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो बहुत मॉडर्न होता है। जितना इविल उनको 300 मूवी में दिखाया हुआ वो उतने इविल नहीं थे, बिकॉज साइरस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेबीलोन एम्पायर था उन्होंने सारे ज्यूज को इकट्ठा करके उनको जेल में डाल रखा था। वो सारे ज्यूज को वापस से उनके प्रॉमिस लैंड पे लेके जाता है। लाइक पर्शिया वॉज अ रियली प्रोग्रेसिव स्टेट
एंड वो इतना बुरा नहीं था, लाइक इट्स विच इज टोल्ड इन द 300 मूवी। एंड 300 मूवी में इतना बुरा क्यों दिखाया हुआ है, एंड द हिस्ट्री में इतना उनको बुरा क्यों दिखाया हुआ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस आर ग्रीक्स होंगे, तो जहाँ के हिस्टोरियंस होंगे वो वहीं की तारीफ करेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यहाँ पे अपनी दो मेजर हिस्ट्रीज और कवर होती है, दैट इज द ग्रीक एंड द पर्शियन। नेक्स्ट में आप लोग ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बारे में सुनेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।